नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अक्सर खबरों में रहता है और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है। ये है मुकरे हुए गवाह, जिन्हें हम हॉस्टाइल विटनेस भी कहते हैं। जी। जेसिका लाल या बेस्ट बेकरी जैसे कितने ही हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनमें हमने देखा है कि कैसे गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। हाँ, और फिर पूरा केस ही डामाडोल हो जाता है, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, एक निष्पक्ष सुनवाई, फ्री एंड फेयर ट्रायल जिसे कहते हैं, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे हिमांशु सिंह सब्बरवाल वाले मामले में इस पर जोर दिया है। जब गवाह मुकलते हैं ना, तो सिर्फ केस ही नहीं बिगड़ता, हाँ, आम आदमी का पूरी न्याय प्रणाली पर से भरोसा वो भी कमजोर होने लगता है। सही बात है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये हॉस्टाइल विटनेस ये होता कौन है। क्या सिर्फ बयान बदल देने से कोई हॉस्टाइल हो जाता है? ये अच्छा सवाल है। आमतौर पर देखें तो हॉस्टाइल विटनेस वो गवाह है जिसे कोई एक पक्ष, मान लीजिए अभियोजन पक्ष, अपनी बात साबित करने के लिए बुलाता है। लेकिन अदालत में आकर वो गवाह उस पक्ष की मदद नहीं करता, बल्कि या तो अपने पहले दिए बयान से बिल्कुल पलट जाता है या उसके खिलाफ ही कुछ कहने लगता है। अच्छा। ये जो शब्द है हॉस्टाइल, ये असल में कॉमन लॉ सिस्टम से आया है। वहां ऐसे गवाहों से निपटने के लिए नियम बने थे जो बुलाने वाले पक्ष का ही केस खराब कर दें। और वहां हॉस्टाइल होने के लिए गवाह की नीयत भी देखी जाती थी। मतलब, क्या वो सच छुपा रहा है या फिर बुलाने वाले पक्ष से कोई दुश्मनी निकाल रहा है। वो हॉस्टाइल एनिमस वाली बात। अच्छा, तो नियत नियत महत्वपूर्ण है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे समझाया है, कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी कुछ कहा है। जैसे एक मामला था सतपाल बनाम दिल्ली प्रशासन। उसमें कोर्ट ने कहा कि होस्टाइल गवाह वो है जो सच बताने का इच्छुक नहीं लगता, खासकर उस पार्टी के लिए जिसने उसे बुलाया है। हम्म। ये अनफेवरेबल गवाह से थोड़ा अलग है। अनफेवरेबल वो कैसे? अनफेवरेबल गवाह वो हो सकता है जो मान लीजिए अनजाने में आपके केस के खिलाफ कुछ कह दे या आपकी बात साबित ना कर पाए, पर जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर सच छुपा रहा हो या दुश्मनी निकाल रहा हो। मतलब अगर कोई गवाह सच बोल रहा है पूरी ईमानदारी से और वो सच अगर बुलाने वाले पक्ष के खिलाफ चला जाए तो वो हॉस्टाइल नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं। आरके डे बनाम उड़ीसा राज्य वाले केस में यही बात साफ की गई थी। गवाह का काम अदालत की मदद करना है, सच बताना है, किसी पार्टी का केस जिताना नहीं। सही। और एक और बात, जीएस बख्शी बनाम राज्य मामले में कोर्ट ने यह भी देखा कि गवाह का रवैया कैसा है कोर्ट में, वो सवालों के जवाब कैसे दे रहा है। ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। ज्यादातर होस्टाइल तब माना जाता है जब गवाह जानबूझकर अपने पहले के बयान से बिल्कुल उल्टी बात कहने लगे और एक तरह की दुश्मनी या विरोध का भाव दिखाए। ये तो काफी दिलचस्प है। तो सिर्फ बयान बदलना नहीं, बल्कि वो इरादा, वो सच छुपाने की नीयत, वो ज्यादा अहम है। हाँ, और एक केस था संपत कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कृष्णागिरी का। उसमें अदालत ने गवाहों को 3 कैटेगरी में बांटा था। 3 कैटेगरी? कौन सी? एक तो वो जो पूरी तरह भरोसेमंद है, दूसरे जो पूरी तरह अविश्वसनीय है, जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी कैटेगरी बीच की थी, न पूरी तरह भरोसेमंद न पूरी तरह अविश्वसनीय। होस्टाइल गवाह अक्सर इसी तीसरी कैटेगरी में आते हैं और इसीलिए जज के लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि गवाह की बात का कितना वजन माना जाए। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। और ये भी याद रखना चाहिए कि गवाह तो कई तरह के होते हैं। चश्मदीद गवाह हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, बच्चा हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, पुलिस अधिकारी हो सकता है। इनमें से कोई भी होस्टाइल हो सकता है। हम्म। तो ये तो साफ है कि ये हॉस्टाइल विटनेस एक बड़ी बहुत गंभीर समस्या है। अब सवाल यह है कि हमारा कानून, हमारा लीगल सिस्टम इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। भारत में क्या व्यवस्था है? इंडियन एविडेंस एक्ट से शुरू करें? हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से शुरू करते हैं और इसमें धारा 154 सेक्शन 154 वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। ये धारा उस पक्ष को एक खास अधिकार देती है जिसने गवाह को बुलाया है। अगर कोर्ट को लगे कि गवाह मुकर रहा है, सच से दूर जा रहा है, तो कोर्ट की इजाजत से वो पक्ष अपने ही गवाह से ज़रा जैसे सवाल पूछ सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। अपने ही गवाह से ज़रा? हम्म। ये कैसे? ये तो आमतौर पर दूसरी पार्टी करती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यह कानून इजाजत देता है। इसका मतलब है कि अब वकील उस गवाह से वैसे सवाल पूछ सकता है जो आमतौर पर विरोधी पक्ष पूछता है।
जैसे लीडिंग क्वेश्चंस, मतलब सीधे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में हो, अच्छा। या फिर उसके पहले दिए गए बयानों को सामने रखकर उनसे जुड़े सवाल पूछना, जैसा धारा 145 में है, या फिर उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाना, जो धारा 146 के तहत आता है। और यहाँ एक खास बात यह है कि भारतीय कानून में कॉमन लॉ की तरह गवाह को बाकायदा हॉस्टाइल घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट की इजाजत काफी है। तो मकसद क्या है इसका? मकसद है कि किसी तरह सच बाहर आए। अगर गवाह कुछ छुपा रहा है या पलट रहा है तो उसे सवालों के जरिए घेरा जा सके। ठीक है, तो कानून ने एक रास्ता तो दिया है कि अगर अपना ही गवाह पलटे तो उससे सच निकलवाने की कोशिश हो। और कोई धारा है एविडेंस एक्ट में जो यहाँ काम आती हो? एक और धारा है 132, ये भी काफी अहम है। धारा 132? हाँ, ये कहती है कि गवाह किसी ऐसे सवाल का जवाब देने से मना नहीं कर सकता जो मामले से जुड़ा हो, सिर्फ इसलिए कि जवाब उसे किसी अपराध में फंसा सकता है या उस पर कोई जुर्माना लगवा सकता है। अरे, तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा? हाँ, उसे जवाब देना होगा, लेकिन कानून उसे एक सुरक्षा भी देता है कि उस जवाब के आधार पर ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उस पर कोई मुकदमा चलेगा। अच्छा। हाँ, सिवाय झूठी गवाही के मामले के। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये धारा एक तरह से गवाह को सच बोलने के लिए मजबूर करती है, बिना डरे कि वो खुद फंस जाएगा। और आजकल डिजिटल सबूतों की बहुत बात होती है, क्या वो भी यहाँ कोई भूमिका निभा सकते हैं गवाहों के मुकरने के मामले में? बिल्कुल निभा सकते हैं। देखिए, एविडेंस एक्ट में धारा 65B है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर कैसे पेश किया जाए ये बताती है। और शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य जैसे हाल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिजिटल सबूतों के महत्व को माना है। कैसे मदद करते हैं ये? सोचिए, अगर किसी गवाह का बयान ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया जाए सही प्रक्रिया के साथ, हाँ। तो उसके लिए बाद में कोर्ट में आकर बिल्कुल पलट जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल रिकॉर्ड एक पुख्ता सबूत की तरह काम करेगा। ये बात तो है। हालांकि उनको कोर्ट में सही तरीके से पेश करना, वो 65B सर्टिफिकेट वगैरह, वो अपनी जगह एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुई साक्ष्य अधिनियम की बात। अब प्रक्रिया पर आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में क्या प्रावधान है इससे जुड़े? सीआरपीसी में भी कई महत्वपूर्ण धाराएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 161 और 162 की। जी। धारा 161 पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वो जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति से जो मामले के बारे में जानता हो पूछताछ कर सकती है, और उस व्यक्ति को सच सच बताना होता है, सिवाय उन बातों के जो उसे खुद फंसा सकती हों। पुलिस अधिकारी बयान लिख भी सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि पुलिस के सामने दिए बयान की कोर्ट में कोई खास वैल्यू नहीं होती, क्या ये सही है? आप बिल्कुल सही कह रही है, और यहीं पर धारा 162 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये धारा साफ कहती है कि पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे गए ऐसे बयान पर गवाह के दस्तखत नहीं लिए जाएंगे। दस्तखत नहीं? क्यों? और ना ही इस बयान का इस्तेमाल कोर्ट में सबूत के तौर पर होगा। हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर गवाह कोर्ट में आकर अपने पुलिस वाले बयान से बिल्कुल अलग बात कहता है तो उस विरोधाभास को दिखाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद, जैसा पुराने मामलों में भी कहा गया, अभियुक्त को पुलिस के दबाव या झूठे गवाहों से बचाना है। तो फिर किस बयान की अहमियत ज्यादा होती है? अगर पुलिस वाला बयान सबूत नहीं है तो? यहीं पर सीआरपीसी की धारा 164 काम आती है। धारा 164? जी, ये किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वो जांच के दौरान या ट्रायल शुरू होने से पहले किसी गवाह का बयान या अभियुक्त का कबूलनामा दर्ज करें। अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने? हाँ, और क्योंकि ये बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है, माना जाता है कि ये बिना किसी पुलिस दबाव के दिया गया है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा होती है। मद्रास राज्य बनाम जी कृष्णन जैसे मामलों में कहा भी गया कि इसका एक बड़ा उद्देश्य गवाहों को बाद में दबाव, लालच या डर के कारण अपने बयान से पलटने से रोकना है। और इन बयानों को एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और जब तक गलत साबित ना हो, असली माना जाता है। तो ये बयान ज्यादा वजन रखता है। जी। अच्छा, क्या कोर्ट के पास भी कोई शक्ति है? मान लीजिए ट्रायल चल रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि कोई जरूरी बात छूट रही है या गवाह सच नहीं बता रहा। बिल्कुल है। सीआरपीसी की धारा 311 कोर्ट को बहुत ही व्यापक शक्ति देती है। क्या कर सकती है कोर्ट? कोर्ट किसी भी स्टेज पर, मुकदमे के किसी भी मोड़ पर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुला सकती है जिससे वो जरूरी समझे, या किसी गवाह की जांच कर सकती है, या अगर कोई गवाह पहले गवाही दे चुका है तो उसे दोबारा बुलाकर फिर से सवाल पूछ सकती है। जैसा कि बेस्ट बेकरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, कोर्ट को सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। हाँ। उसे सच का पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
और धारा 311 इसी सक्रिय भूमिका का एक जरिया है। और अगर कोई जानबूझकर झूठ बोलता है कोर्ट में, हाँ, शपथ लेकर, मतलब झूठी गवाही देता है, जिसे परजरी कहते हैं, उसके लिए फिर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में प्रावधान है। आईपीसी में हाँ, धारा 191 पहले तो ये बताती है कि झूठी गवाही होती क्या है, मतलब शपथ लेकर जानबूझकर झूठा बयान देना। और फिर धारा 191 से लेकर 195 तक में इसके लिए सजा का प्रावधान है। अच्छा, सजा भी है। जी। और एक केस था नर्मदा शंकर बनाम दानपाल सिंह का। उसमें तो कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर कोई झूठा बयान देने के इरादे से ही कोर्ट आया, लेकिन जिरह में ऐसा फंसा कि सच उगलना पड़ गया, तब भी वो झूठी गवाही के अपराध से बच नहीं सकता। अरे वाह। इसके अलावा आईपीसी में अपराध की जानकारी जानबूझकर छुपाने, धारा 202, या अपराध के बारे में झूठी सूचना देने, धारा 203 के लिए भी दंड का प्रावधान है। तो भारत में कानूनी ढांचा तो है, हालांकि सवाल ये उठता है कि ये कितना प्रभावी है। खैर, जरा दुनिया के दूसरे देशों पर भी नजर डालें। क्या वहां भी ये समस्या है और वो कैसे निपटते हैं इससे? अमेरिका में क्या होता है? हाँ, ये समस्या तो लगभग हर जगह है जहां एडवर्सेरियल सिस्टम है। अमेरिका की बात करें तो उनके फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस में नियम 611C है। ये काफी कुछ हमारी धारा 154 जैसा ही है। ये किसी पार्टी को इजाजत देता है कि वो विरोधी पक्ष के गवाह को या अपने ही हॉस्टाइल गवाह को बुलाकर उससे लीडिंग सवाल पूछ सके। और वो लोग भी डिजिटल सबूतों पर इन्हीं नियमों को लागू कर रहे हैं। और यूके या ऑस्ट्रेलिया में वहां कुछ अलग है? यूके में भी अगर गवाह जवाब देने से मना करे या अपने पिछले बयान से अलग हटकर कुछ कहे तो उसे हॉस्टाइल माना जा सकता है और फिर कानूनी कार्रवाई होती है। ऑस्ट्रेलिया में वो हॉस्टाइल या एडवर्स की जगह अनफेवरेबल शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अनफेवरेबल, हाँ, आपने पहले बताया था। जी, उनके यूनिफॉर्म एविडेंस लॉ की धारा 38 है। अगर गवाह का बयान पार्टी के लिए अनफेवरेबल है, मतलब पक्ष में नहीं है, तो वो पार्टी कोर्ट से इजाजत मांग सकती है कि बयान के उस हिस्से पर वो खुद जिराह कर सके। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, और जापान या कनाडा में कोई खास बात? जापान में एक दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे डिपोजिशन कहते हैं। इसमें गवाह का बयान कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले ही लिया जा सकता है। ट्रायल से पहले? हाँ, और अगर बाद में ट्रायल के दौरान वो गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, तो पहले लिए गए इस डिपोजिशन वाले बयान का इस्तेमाल कोर्ट में उसकी बात को काटने या उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है। बस अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं ऐसा करने के लिए। ये तो अलग है। और कनाडा में अगर किसी गवाह के हॉस्टाइल होने का शक हो तो पहले जूरी को कमरे से बाहर भेजा जाता है। फिर एक अलग सुनवाई होती है जिसे वॉइडायर कहते हैं, सिर्फ ये तय करने के लिए कि उस गवाह को हॉस्टाइल माना जाए या नहीं। ये दिखाता है कि अलग-अलग देशों ने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, मतलब प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। ये सब तो हुए कानूनी दांव पेच की बातें। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। आखिर गवाह पलटते क्यों हैं? क्या वजह है कि लोग सच बोलने से डरते हैं या मुकर जाते हैं? ये वाकई में सबसे अहम सवाल है। जैसा कि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने एक बार कहा भी था कि गवाहों के मुकरने से ज्यादा कोई और चीज आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के भरोसे को नहीं तोड़ती। हाँ। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बातें बार बार सामने आती हैं। एक है पैसे का लालच और दूसरा है डर या धमकी। पैसा और डर। हाँ, द डेविलिश कॉम्बिनेशन जैसा कहा जाता है। कभी लालच दिया जाता है, कभी डराया धमकाया जाता है और कभी कभी दोनों का इस्तेमाल होता है। हमने जेसिका लाल केस में देखा जहां करीब 80 गवाह मुकर गए थे। बेस्ट बेकरी केस में डर का माहौल साफ नजर आया था। BMW हिट एंड रन केस में गवाहों को खरीदने के आरोप लगे थे। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। पैसे और धमकी के अलावा क्या सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में भी कोई कमी है जो लोगों को पलटने पर मजबूर करती है? बिल्कुल है। एक बहुत बड़ा कारण है गवाहों के लिए सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा? हाँ, मुकदमे के दौरान या उसके बाद उन्हें पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा ना मिलना उन्हें बहुत असुरक्षित महसूस कराता है, खासकर जब सामने वाली पार्टी बहुत ताकतवर हो। ये तो है। फिर कई गवाह पूरी अदालती प्रक्रिया को ही एक तरह का उत्पीड़न या हैरासमेंट समझने लगते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, सुनवाई का सालों तक खिंचना, वकीलों की लंबी और कभी-कभी बहुत तीखी जिरह, बार बार तारीखें पढ़ना, कोर्ट में घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार गवाहों के साथ कोर्ट में जो व्यवहार होता है वो भी सम्मानजनक नहीं होता। ये सब बातें उन्हें हतोत्साहित करती हैं। स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कोर्ट ने खुद गवाहों की इस दुर्दशा पर चिंता जताई थी।
ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि गवाह जो सच बताने आया था वो खुद ही एक तरह से विक्टिम या पीड़ित बन जाता है इस पूरी प्रक्रिया में। बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा। अगर उस परिभाषा के हिसाब से देखें, तो क्या ये डराए धमकाए गए उत्पीड़ित गवाह उस पीड़ित की श्रेणी में नहीं आते? शायद आते हैं। और अगर हम उन्हें पीड़ित की एक विशेष श्रेणी माने, तो शायद उनके सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए बेहतर कानून बनाने की जरूरत और ज्यादा महसूस होगी। ये गवाहों के अधिकारों की कमी की तरफ भी इशारा करता है। देखिए, हमारे सिस्टम में अभियुक्तों को कई अधिकार दिए गए हैं और वो होने भी चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी हैं। हाँ, लेकिन गवाहों के पास अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सीमित उपाय हैं, और जो है भी वो ज्यादातर जज के विवेक पर निर्भर करते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जिसमें उसे गवाह से जिरह करने का मौका मिले, और दूसरी तरफ गवाह की सुरक्षा और सच को सामने लाने की जरूरत। नाम नीदरलैंड्स या वैन मैचलन बनाम नीदरलैंड्स जैसे मामलों में यही चुनौती आई है कि गवाह की सुरक्षा के लिए अगर हम कदम उठाते हैं, जैसे उसकी पहचान छुपाते हैं, तो कहीं उससे अभियुक्त के जिरह करने के अधिकार पर असर तो नहीं पड़ रहा। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है जिसे साधना बेहद जरूरी है। तो फिर समाधान क्या है? अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ ठोस सुझाव हैं? देखिए, समाधान कई स्तरों पर सोचने होंगे। पहला तो है कानूनी सुधार। कानूनों में बदलाव। हाँ, जैसे सीआरपीसी की धारा 161 और 165 जो पुलिस के बयान से जुड़ी हैं, उनमें संशोधन की बात काफी समय से चल रही है। 178वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि पुलिस के सामने दिए बयान पर गवाह के दस्तखत अनिवार्य हों। बयान गवाह की भाषा में रिकॉर्ड हो, उसे पढ़कर सुनाया जाए और फिर उसके दस्तखत या अंगूठे का निशान लिया जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? शायद इससे गवाह पर बाद में अपने बयान से पलटने से पहले एक नैतिक दबाव बने। उसे लगे कि मैंने दस्तखत किए हैं इस बयान पर। और वो मजिस्ट्रेट के सामने वाले बयान, धारा 164 वाले। हाँ, उसके बारे में भी सुझाव है। एक तो ये कि पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी किया जाए या कम से कम उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया जाए कि वो महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज करवाएं। ये सिफारिश 14वीं विधि आयोग ने भी की थी और मालीमत समिति ने भी। और उन बयानों की वैल्यू? बिल्कुल। धारा 164 के तहत दिए गए बयानों को ज्यादा साक्षिक महत्व, मतलब ज्यादा एविडेंशियल वैल्यू देने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अभी क्या होता है कि अगर गवाह कोर्ट में पलट जाता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने दिए उसके बयान का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि वो अब झूठ बोल रहा है। उसे सीधे सीधे सबूत की तरह इस्तेमाल करना सीमित है। तो सुझाव ये है कि उसे ठोस सबूत माना जाए। ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति हो अगर गवाह पलटता है। बेशक कोर्ट हर मामले में उसकी विश्वसनीयता को परखेगी कि उस बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट की भूमिका के बारे में क्या सुझाव हैं? कोर्ट क्या कर सकती है? अदालतों को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत जो शक्तियां मिली हैं, उनका ज्यादा सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। यानी गवाहों को बुलाना या दोबारा बुलाना? हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि सच सामने लाने के लिए किसी गवाह को बुलाना या दोबारा बुलाना जरूरी है, तो उन्हें हिचकना नहीं चाहिए। और एक बहुत बड़ी जरूरत है मुकदमों का जल्दी निपटारा। सीआरपीसी की धारा 309 कहती तो है कि सुनवाई तेजी से हो, रोजाना हो, लेकिन अमल में अक्सर ऐसा नहीं होता। हाँ, तारीख पे तारीख वाली बात। बिल्कुल, बार बार स्थगन या एडजर्नमेंट्स नहीं होने चाहिए। इससे ना सिर्फ न्याय में देरी होती है, बल्कि गवाहों पर दबाव बनाने का मौका भी मिलता है और उनकी याददाश्त भी समय के साथ कमजोर पड़ सकती है। ये तो हुए कानूनी और अदालती प्रक्रिया से जुड़े सुधार। क्या सिस्टम के स्तर पर जैसे पुलिस जांच वगैरह में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, जांच प्रक्रिया में सुधार बहुत जरूरी है। एक पुराना सुझाव है जिसे 14वें विधि आयोग ने भी दिया था कि जांच करने वाले पुलिस स्टाफ को कानून व्यवस्था संभालने वाले स्टाफ से अलग किया जाए। अच्छा, स्पेशलाइजेशन। हाँ, ताकि वो जांच पर पूरा ध्यान दे सकें। उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाए, गंभीर मामलों की सुनवाई बिना किसी देरी के हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह। मालिमत समिति ने भी कई अच्छे सुझाव दिए थे, जैसे जरूरत पड़ने पर बंद कमरे में सुनवाई हो, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, गवाह की पहचान गुप्त रखी जाए, गुमनामी। हाँ, गुमनामी सुनिश्चित की जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, कोर्ट में उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, उन्हें कोर्ट आने जाने और अगर रुकना पड़े तो रहने का उचित मुआवजा दिया जाए। ये सब बहुत जरूरी लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना शायद ये सब अधूरा है, गवाह संरक्षण कार्यक्रम, विटनेस प्रोटेक्शन।
निश्चित तौर पे ये शायद सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य वाले मामले में कहा था कि ये शर्मनाक है कि हमारे देश में एक व्यापक गवाह संरक्षण कानून नहीं है। कानून नहीं है। एक स्कीम है, लेकिन एक मजबूत व्यापक कानून की जरूरत है। भारत के विधि आयोग ने भी इस पर काफी काम किया है। उन्होंने बताया है कि गवाह संरक्षण के 3 मुख्य पहलू होते हैं। पहला, सबूत नष्ट होने से बचाना। दूसरा, गवाह की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा। और तीसरा, गवाह की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। और ये सुरक्षा सिर्फ ट्रायल के दौरान ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अगर जरूरत हो तो ट्रायल खत्म होने के बाद भी जारी रहनी चाहिए। एक मजबूत, कानून द्वारा समर्थित गवाह संरक्षण योजना इस पूरी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान बन सकती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये मुखरे हुए गवाह न्याय की राह में एक कितना बड़ा रोड़ा है। हमारे पास कानून है, हाँ, उनमें कुछ सीमाएं हैं और उनके अमल में भी काफी कमी दिखती है। गवाहों के पलटने के पीछे डर है, लालच है और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की अपनी खामियां भी हैं। जी। समाधान के लिए हमें कई मोर्चों पर काम करना होगा। कानूनों में सुधार करने होंगे, जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा, अदालतों को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी और सबसे बढ़कर एक असरदार, मजबूत गवाह संरक्षण कार्यक्रम तुरंत लागू करना होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था में आम आदमी के भरोसे को बनाए रखने या शायद वापस लाने का सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। अभी हमारा ज्यादातर ध्यान इस पर रहता है कि अगर किसी ने झूठी गवाही दी तो उससे बाद में सजा कैसे दी जाए, पर्जरी के लिए एक्शन हो। हाँ। लेकिन क्या हमें अपना ध्यान इस बात पर ज्यादा केंद्रित नहीं करना चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां गवाह के लिए शुरू से ही सच बोलना सबसे आसान और सबसे सुरक्षित विकल्प हो? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए सिर्फ कानून बनाना शायद काफी ना हो, और किन सामाजिक या व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत पड़ेगी ताकि लोग बिना डरे, बिना किसी लालच में आए सच का साथ दे सकें। ये सोचने वाली बात।